अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना ताहिर और आज की हकीकत मेरी, आपकी, बल्कि हम सब की हकीकत है। हम एक माशरे का हिस्सा हैं और माशरा हमसायों से मिलकर बनता है। नाज़रीन, पहले के वक्तों में घर छोटे लेकिन दिल बड़े हुआ करते थे। हमसायों का ख्याल रखा जाता था, उनकी खुशी गमी में उनके साथ खड़े हुआ जाता था। घर में अगर कोई ख़ास चीज़ पकती तो हमसायों को ज़रूर भेजी जाती। अगर गली मोहल्ले के बच्चे खेल रहे होते और कोई बुज़ुर्ग या ख़ातून वहाँ से गुज़र रही होती तो उनके अदब में खेल को रोक दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया उन रिश्तों की अहमियत कम होती चली गई और बड़े ही अफसोस के साथ हुकूक तो एक तरफ, अब तो ऐसा भी होता है कि एक घर वालों को मालूम भी नहीं होता कि साथ वाले घर में कौन रहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो मैसेज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुए उनमें सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया वो हुकूकुल इबाद पे दिया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन पड़ोसी के हुकूक इतने लेके नाजिल हुए कि मुझे ऐसा लगता था कि शायद विरासत के अंदर भी पड़ोसियों के हुकूक आ जाएंगे। एक मसला इस ज़माने के अंदर यह है कि हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायद सीरत पढ़ने का शौक़ नहीं है, शायद हमें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद समझने का शौक़ नहीं है। अगर हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अहकाम को समझेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को समझेंगे तो वही अल्लाह के नबी हैं कि जो कहते हैं अपने घर में, ए आयशा जब सालन बने तो शोरबा ज़्यादा कर लो ताकि पड़ोसियों को मिल जाए और पड़ोसियों के दिल से दुआ निकले। जो पड़ोसी के दिल से दुआ निकलती है पड़ोसी के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कबूल फरमाता है और बंदे के दर्जात को बुलंद करता है। पुराने महल्लों और इलाकों में हमसायों के हुकूक का थोड़ा बहुत ख्याल अब तक रखा जाता है, लेकिन जब से नई हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों ने शिफ्ट होना शुरू किया है वहाँ का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। आज की हकीकत भी एक ऐसी ही सोसाइटी की एक गली के 3 घरानों की है जिनके घर तो साथ साथ थे लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। ये लो बेटा, नाश्ता करो और आज पूरा नाश्ता खत्म करना है। आप भी खाए ना। उमर बेटा, पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? ठीक है बाबा। ठीक जा रही है या नहीं ये तो रिजल्ट आने पे पता लगेगा। स्कूल से आते ही जनाब पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने में गुजार देते हैं। मामा, मैं पढ़ाई करने के बाद गेम खेलता हूँ। पापा, मुझे एक और गेम चाहिए। एक और? अभी पिछले ही हफ्ते तो ला कर दिए तुम्हें। पापा, इसका तो मैंने एंड भी कर लिया। देखा, ये है नतीजा वीडियो गेम्स खेलने का। भुगतो तो अब। उमर बेटा, वीडियो गेम्स कम खेला करो, इससे तुम्हारी सेहत और पढ़ाई पे असर पड़ेगा। पापा, मैं पूरा दिन बोर होता हूँ और बाहर भी नहीं जाता। अच्छा बाबा, अगर आज जल्दी आ गया तो लेता आऊंगा। खैर मुझे ऑफिस से देर हो रही है, मैं चलता हूँ। तुम लोग ख्याल रखो अपना। अच्छा, मार्केट से कुछ और भी सामान आना है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी, वो भी लेते आइए। और नाश्ता तो आपने पूरा किया ही नहीं। फिर सही। और चलो तुम जल्दी से नाश्ता करो, पापा के सामने बार बार वीडियो गेम्स की बातें मत किया करो। चेंज इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कांस्टेंट, ये आके रहती है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है, अर्बनाइजेशन होती है, इंक्रीज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, तो वैसे वैसे मैस सोसाइटी जो है वो एमर्ज करती है, जहाँ ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो आपके सोशल टाइज़ को थोड़ा वीकन करती हैं, जो फिर उसकी जगह जो पर्सनल होते हैं दे ट्रांसफॉर्म इनटू इम्पर्सनल सोशल इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे फिर आप कहते हैं कि वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही हैं। और बेसिकली ये होता है इसलिए है कि आपका जो मटेरियल पार्ट है कल्चर का वो बड़ा तेज़ी के साथ चेंज होता है, और जबकि नॉन मटेरियल पार्ट जो है उसके अंदर जो तब्दीली है वो बड़ी सुस्त रवी के साथ आती है। तो उसमें जो गैप नज़र आता है हमें, तो हम फील करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि जो आपका देखें ना अर्बन स्प्रॉलिंग होती है, जो आपके अर्बन सेंटर्स बढ़ते हैं तो उसके अंदर से जो लोकल जो कम्युनिटीज़ का तस्वुर है, जिसमें वी फीलिंग का तस्वुर होता है, वो साथ साथ वैनिश होना शुरू हो जाता है। उसकी जगह आप देखते हैं इम्पर्सनल या और फॉर्मल रिलेशनशिप्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे देखें ना, पहले नेबरहुड्स जो हैं बहुत सारे रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए आपकी हेल्प करते थे, अब तो ऐसा नहीं है। अब तो आप इवेंट ऑर्गेनाइज़र के पास जाते हैं, चाहे वो शादी हो,
चाहे वो गमी हो, चाहे कोई किसी तरह का आपका कोई फंक्शन हो या कोई रिचुअल हो, तो उसमें आप देखते हैं कि वहाँ ज़्यादातर फॉर्मल किस्म के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आ गए हैं। और ये खासा है उस मैथ सोसाइटी का, मैथ कल्चर का। इमरान और उसकी फैमिली को सोसाइटी में शिफ्ट हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन उनकी किसी हमसाए के साथ सलाम दुआ भी ना थी, क्योंकि इमरान सारा दिन ऑफिस होता, उमर स्कूल से वापस आकर वीडियो गेम्स खेलता रहता और नादिया किचन से फारिग होकर फ़ोन पर बातों में मशगूल हो जाती। उनके साथ वाले घर में अमजद और साजिदा रहते थे, जिनके 3 बेटे थे, जो बैरूने मुल्क कमाने गए और वापस आना भूल गए। आज क्या दिन है? जुमा है जी। आज क्या हो गया आपको? मुझे कैसे पता चलेगा कि आज कौन सा दिन है? आपने भी तो अखबार देखकर ही बताया। ठीक कह रही हैं आप। हमारा तो हर दिन तन्हा है बच्चों के बगैर। बात हुई आपकी किसी से? फोन सबको किया है, मगर उठाया किसी ने भी नहीं। हमारे तीनों बेटे बाहर जाकर तो कमाने की दौड़ में लग गए हैं। हमें पैसे भेजकर वो समझते हैं जैसे वो हमारा ख्याल रख रहे हों। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई कि फजूल में जबरदस्ती हमारा आबाई घर बकवा दिया, और ये लाहौर से कितनी दूर हमें मकान ले दिए। वहां मोहल्ला था, जान पहचान वाले लोग थे, और यहाँ तो ऐसे लगता है जैसे पूरे शहर में हम ही अकेले हैं, हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। यहाँ पर तो कोई हमसाई भी नहीं जिससे मैं बातें ही कर सकूं। और तो और यहाँ तो सब्जी वाला भी नहीं आता, बस मार्केट से जाकर सौदा सरफ ले आओ, कीमतें उनकी मर्जी की। यहाँ तो मैं नमाज पढ़ने भी नहीं जा सकता, वहाँ मस्जिद गली में थी, और यहाँ सेक्टर के उस पार नमाज पढ़ने के लिए भी गाड़ी निकालो। हम तो किसी से मिलने को भी जा नहीं सकते। अगर किसी को यहाँ आने का कह दो तो बुढ़ापे के मारे उनकी जान ही निकल जाती है। ऐसा लगता है जैसे मैंने उन्हें कोकाफ आने का कह दिया हो। बस एक बार मेरा फोन उठा ले कोई, मैंने उन्हें बोल देना है कि हम वापस पुराने मोहल्ले में जा रहे हैं। अब बोल दीजिएगा। बोल दूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो जो अर्बन स्प्राल हुआ है तो वो कोई ज़्यादा प्लान नहीं है। बहुत सारे रूरल एरिया से लोग माइग्रेट करके अर्बन सेंटर्स के अंदर आए हैं, तो उनके आने के साथ एक इनानिमिटी आती है। यू डोंट नो कि आपका नेबर कौन है। उसी मोहल्ले में नई कोठियों के दरमियान एक बोसीदा सा पुराना घर भी था, जिसके मकीन उस घर को फरोख्त तो करना चाहते ताकि अपनी गरीबी मिटा सकें, लेकिन मजबूर थे क्योंकि उनकी ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। उस घर में फारूक और रुकैया अपने बेटे उस्मान और बेटी फातिमा के साथ रह रहे थे। फारूक दिहाड़ीदार मजदूर था, जबकि दिहाड़ी जब लगती तो घर में रोटी पकती और दिहाड़ी ना लगती तो फाका होता। आज फिर कोई काम नहीं मिला। पानी पिला। अब तो तेरी हालत देख के मुझे पता चल जाता है कब तुझे काम मिला और कब नहीं मिला। अल्लाह खैर करेगा। गल सुन, कल की कोई बची हुई रोटी पड़ी है तो वो तो गर्म कर ला। हाँ पड़ी है, बच्चे बाहर गए हैं, अभी आते हैं ना तो फिर मिलके खाते हैं, बरकत होती है। मम्मा देखो हम सालन लेकर आए हैं। ये कहाँ से लेके आए हो? अम्मी वो मस्जिद के बाहर बांट रहा था, वहाँ से लेकर आए हैं। शुक्र है या अल्लाह तेरा। ओ पकड़, ऐसा का आया घर में, फौरन रोटियां गर्म करके ला। आओ बच्चों ऊपर बैठो, खाना खाते। शाबाश मेरा पुत्र, जल्दी कर ले जरा।
फटाफट कर, बड़ी भूख लगी हुई है, जल्दी ले आ। आजा आजा, जल्दी कर। पकड़, ओए आजा। नहीं, पहले खा लो ना, फिर बाद में खाती हूँ। ओए आजा। मैं खाती हूँ। ये ले इमरान, ये पैसे आप अपने पास रखिए। ये किस लिए है? सदके के पैसे हैं, मैंने अलग से रखे थे, किसी गरीब को दे दीजिएगा। अरे यार दे देना तुम खुद ही, मैं किसको देता फिरूंगा। इमरान, सोसाइटी में कोई भी भीख मांगने वाला नहीं आता, आप रास्ते में दे दीजिएगा ना ऑफिस जाते हुए। अच्छा दे दो, रास्ते में किसी को सिग्नल पे दे दूंगा। लाजमी दीजिएगा प्लीज, सदके के पैसे हैं। सदका खैरात देने के हवाले से क्या हुक्म है, और ये जो हम बगैर तहकीक किए भिखारियों को सदका दे देते हैं और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को देखते ही नहीं, ऐसा क्यों है? देखिए, सदक़े के हवाले से जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद का हुक्म है, वो सबसे पहले है अपने क़राबतदार, अपने बहन भाइयों में देखें कि वो अगर इस चीज़ के मुस्तहिक हैं उनको दें। उसके बाद अपने ददियाल के रिश्तेदारों को देखें, उनमें मुस्तहिक हैं उनको दें। वो मुस्तहिक नहीं है तो फिर ननियाल के रिश्तेदारों को देखें, वहाँ मुस्तहिक हैं नहीं है तो फिर अपने पड़ोसियों को देखें। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ख़ुद इरशाद फरमाता है वलजार ज़िल क़ुरबा, कि जो तुम्हारे करीबी हैं उनको दो। जो पड़ोसी आपके गेट के साथ आपका गेट है, अगर आप उसको नवाजते हैं, उसको अता करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके रिज़्क़ में बरकत नाजिल फरमाएगा। अगर आप चाहते हैं कि खालिक मालिक राज़िक आपसे राज़ी हो जाए, तो आप अपने पड़ोसियों को अता करना शुरू कर दें, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएगा। दिखाए हमने आपको एक ही गली के 3 मुख्तलिफ घरों के हालात, जिनकी थी मजबूरियाँ और दुख दर्द अलग अलग। लेकिन अगर हमारे माशरे में हमसायों के हकूक़ कैसे अदा करते हैं, इसका हम आवाम को हो इल्म, तो कई घरों के दुख हो सकते हैं कम। कैसे हमसायों का बना जा सकता है सहारा और कमाई जा सकती हैं नेकियां, जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लाम में हमसायों के हकूक़ के बारे में बहुत ज़ोर दिया गया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बाखुदा वो आदमी मोमिन नहीं है, बाखुदा वो आदमी मोमिन नहीं है, बाखुदा वो आदमी मोमिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी तकलीफ़ों से बेखौफ ना हो। सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल अमीन मुझे हमसायों के हकूक़ के बारे में वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ये गुमान हुआ कि उसको वारिस बना देंगे। उसके दौर में हम पड़ोसी के हकूक़ पर कोई तवज्जो ही नहीं देते, बल्कि लोगों के नज़दीक ये कोई दीन का तकाजा ही नहीं। अक्सर लोग इबादात, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात को ही बस दीन इस्लाम समझते हैं। ये भी मर गया, मजा आ गया। गोली मार, गोली मार, गोली मार।
ये क्या हंगामा है भाई? रात के इस पैर पे फर्क कर रहा है। नाला करके नींद आई थी, उठा दिया। अल्लाह खैर करे, ये वारदात तो होगी हो। अल्लाह खैर करे। आपने बाहर ताला लगा दिया था? हाँ, ताला तो लगाया था, मैं देखता हूँ। जरा ध्यान से। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। भाई खैरियत तो है? वो घर में फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। फायरिंग किधर हो रही है? फायरिंग बुजुर्गों, कान तो नहीं बज रहे आपके? हमारे घर का कमरा जो आपके घर के कमरे के साथ है, वहाँ से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। ओ बुजुर्गो, बच्चा गेम खेल रहा होगा और आधी रात को आके नींद खराब कर दी है। और माफी दें आप, इतनी फिक्र ना किया करें हमारी। फायरिंग हो रही है। अजीब बंदा है, नींद भी हमारी खराब की और रोब भी मेरे ऊपर झाड़ गया। अगर यही सवाल आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेके जाते हैं तो वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाते हैं, मंदार दार अल्लाह, कि जो किसी को तकलीफ़ देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तकलीफ़ देगा। जो किसी को मुशक्क़त में मुब्तला करता है, ज़हनी तौर पे हो, जिस्मानी तौर पे हो, मुशक्क़त हो, तकलीफ़ हो, उसको उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको उस तकलीफ़ परेशानी में मुब्तला ना कर दें। अगर आप ऊंची आवाज़ में इस तरह काम करते हैं, रोड को ब्लॉक्स कर देते हैं, तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे नाराज़ होता है, और जब अल्लाह नाराज़ होता है, आज़माइश, बीमारी, तकलीफ़, ये सब आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाती हैं। आज लोगों के पास पैसा बहुत है, आज हर कोई जो है वो बहुत राहत वाली ज़िंदगी गुजारा, मगर ज़हनी तौर पे परेशान है। उसकी वजह ये कि हम अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़ते जा रहे हैं, हम अल्लाह के अहकामात को छोड़ते जा रहे हैं, अल्लाह की रहमत हमें छोड़ती जा रही है। यार उमर से कहना कि रात को गेम खेलते वक्त उसकी आवाज़ कम रखा करे। कल हमसाये से एक साहब आ गए रात को और यह समझे कि हमारे घर फायरिंग हो रही है। चलो शुक्र है, इसी बहाने हमें ये तो पता लगा कि हमारे साथ वाले घर में कोई रहता भी है। मैंने तो उल्टा उसे ही डांट दिया ताकि आइंदा कभी रात के वक्त हमारी बेल ना बजाए। चलो मैं भी उमर को समझाऊंगी कि आवाज़ पे थोड़ा कंट्रोल रखे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आज आप खिला क्या रही हैं? इमरान, आज छुट्टी का दिन है और मेरी भी खाना पकाने से छुट्टी है। आप ऐसा करें, हमें बाहर से खाना खिलाएं। यार बाहर जाने का मूड नहीं है आज। अच्छा ठीक है, बाहर ना जाइएगा, घर पे कुछ ऑर्डर कर लीजिएगा। ये एक अच्छा आइडिया। सो मैं खाऊंगा सीख कबाब। हाँ ठीक है, मेरे लिए भी वही मंगवा लें। और हाँ वो उमर से भी पूछ लो उसने क्या खाना है। उसने तो बर्गर ही खाने हैं इमरान, यू नो दैट। आजकल की बर्गर जनरेशन। खैर मैं कॉल करता हूँ। हाँ जल्दी, बहुत भूख लगी है। गैमन शेफ्ट और गैज़ल शेफ्ट का यही कॉन्सेप्ट है कि जो रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं या जो कम्युनिटी ड्वेलिंग के अंदर जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे लोग जो हैं वो मल्टी स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स के अंदर होते हैं, टाइज़ होते हैं, यानी पेरेंटहुड से लेके, कोवर्कर से लेके, नेबरहुड से लेके, फ्रेंड्स से लेके आप एक दूसरे को जानते हैं। और जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स में मूव करते हैं या अर्बनाइजेशन आती है, इंक्रीज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होता है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती हैं, तो वैसे वैसे आपके जो रिलेशनशिप्स हैं जो मल्टी स्टैंडर्ड होते हैं, दे ट्रांसफॉर्म इनटू सिंगल स्टैंडर्ड। नाज़रीन, एक घर में छुट्टी वाला दिन इंजॉयमेंट का दिन था, तरह तरह के खाने मंगवाने का बन रहा था प्लान। तो दूसरे घर में छुट्टी वाले दिन का मतलब था आज नहीं मिलेगा कोई भी काम, और काम ना मिलने का मतलब था खाना ना मिलना। अम्मा बहुत भूख लगी है, खाना खाना है। कहाँ से दूँ तुझे खाना? पता तो है तुझे आज छुट्टी है, तेरे अब्बा को काम नहीं मिला। अम्मा कोई बची सूखी रोटी भी नहीं पड़ी हुई? नहीं मेरे बच्चे, कोई सूखी रोटी भी नहीं पड़ी हुई।
बस मेरा बेटा, आज का दिन सब्र कर लो, कल इंशाल्लाह तेरे बाप की कहीं ना कहीं दिहाड़ी जरूर लग जाएगी। बस आज की बात है। अच्छा बना। भाई वाह, खाना बहुत मजे का था, मेरा तो पेट भर गया। और ये बचाया क्यों है, जाया क्यों कर दिया? अरे भाई खाना था इतना मजे का कि पेट तो भर गया है लेकिन नीयत नहीं भरी। अब मजीद नहीं खाया जाएगा मुझसे। वाह क्या बात है, कभी मेरे बनाए हुए खाने पे तो इस तरह की बात नहीं की तुमने। मामा आपने दाल और सब्जी के अलावा बनाया क्या होता है? बड़ी बातें बनानी आ गई हैं तुम्हें। कल को तुम्हारी बीवी आएगी ना तो फिर पूछूंगी तुमसे कि क्या बनाकर खिलाती है तुम्हें। अच्छा छोड़ो भैया, कुछ मिठाई खिला दो। अच्छा अभी लेकर आती हूँ, लेकिन ये जो बचा हुआ खाना है इनको तो समेट दूँ। उमर मैं तुम्हें शॉपिंग बैग देती हूँ, उसमें ये सारा खाना डाल देती हूँ और तुम बाहर जाके फेंक आना, कोई बिल्ली वगैरह खा लेगी, ठीक है? मीठे में क्या है? मीठे में भी आ जाता है, लेके आ रही हूँ, पहले ये तो समेट दूँ। एक हमसाए का ज़ायाशुदा खाना बन गया दूसरे हमसाए का पेट भरने का बहाना। हमारा फ़र्ज है कि अपने इर्द गिर्द रखें नज़र, क्योंकि होते हैं कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग जो नहीं फैलाते दूसरों के सामने हाथ और नहीं करते हर एक के सामने अपनी मजबूरियों की बात। हमारे माशरे में हमसायों के हकूक़ की पामालियों से उठाएंगे पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िल, एक वक्त था कि अगर मोहल्ले के किसी घर में फौतगी हो जाती तो हर घर में सोग का समा होता। अगर बैक वक्त मोहल्ले में शादी हो रही होती तो उस घर वाले शादी इंतहाई सादगी और खामोशी से कर लेते, क्योंकि उन्हें मालूम होता था कि मोहल्ले के एक घर में मैयत पड़ी है। लेकिन आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। मोहल्ले में कोई फौत हो जाए तो हमसायों को ये तक मालूम नहीं होता कि फौत कौन हुआ है, और हमसायों की मदद करने का रिवाज तो रहा ही नहीं है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास। तुम में से बेहतरीन वो हैं जो लोगों को नफ़ा देने वाला है। अगर आप अपनी ज़ात से नफ़ा देते हैं, बल्कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये भी है कि अगर कोई शख्स किसी बंदे के काम में लग जाता है तो खालिक के कायनात उसके काम में लग जाता है। जब तक वो किसी बंदे की तकलीफ़ परेशानी को दूर कर रहा होता है, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फ़रिश्ते उस बंदे की तकलीफ़ परेशानी को ज़िंदगी से हटा रहे होते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो किसी की परेशानी यहाँ हटाएगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए राहत व सुकून का बाइस बनवाएगा फ़रिश्तों के ज़रिए, और उसको उस तकलीफ़ आजमाइश जो कल क़यामत के दिन होगी अल्लाह ताला उससे महफूज फरमाएगा और बचा लेगा। आपको बहुत शदीद बुखार है? अल्लाह खैर क्या करूं मैं? क्या मर गया? किसे बुलाऊं?
कोशिश करें। हौसला रखें, हौसला रखें। मैं साथ वालों के घर जाती हूँ और किसी भी घर में जाकर उनको कहती हूँ कि आपकी तबीयत खराब है। हौसला रखें। या अल्लाह खैर। जल्दी करें। अल्लाह जी। अमजद को था बहुत तेज बुखार, लेकिन मोहल्ले में कोई नहीं था साजिदा की मदद करने को तैयार। साजिदा बीबी ने कई घरों के दरवाजे पीटे, लेकिन किसी ने ना खोला दरवाजा। आखिर अल्लाह अल्लाह करके उमर बाहर आया। जी आंटी। बेटा, मैं ये तुम्हारे साथ वाले घर से आई हूँ, जरा अंदर से मामा और बाबा को बुला दो। आंटी मैं तो आपको नहीं जानता। नहीं बेटा, मैं साथ वाले घर से हूँ, बता जो रही हूँ। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है, किसी को बुला दो बेटा। पापा तो ऑफिस गए हैं। अच्छा ऐसा करो, तुम इसमें बैलेंस नहीं है, तुम एम्बुलेंस को बुला दो। अब लाहौर को देख लें, सारी तालीमी जो या हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ज़ाहिर है रूरल जो अर्बन माइग्रेशन है वो होनी है, यानी रूरल एरिया से लोगों ने आना है, और अगर आएंगे तो सब अर्ब्स बनेंगे और आबादी बढ़ेगी, और फिर इस तरह के मसाइल आएंगे, एनानिमिटी आएगी, लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं, और फिर वो सिंगल स्पेसिफिक आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, उस तरह के टाइज़ नहीं होते हैं। जब इस तरह के टाइज़ आते हैं तो फिर इस तरह का जो तस्वुर है वो फिर गायब होना शुरू हो जाता है। कभी कभार हमारा छोटा सा काम किसी की जान बचा लेता है। उस दिन उमर की एक कॉल की वजह से अमजद साहब बर वक्त अस्पताल पहुंच गए और उनकी जान बच गई। अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की फिक्र करना शुरू कर दें तो सोचें हम कितने लोगों के काम आ सकते हैं। इमरान, उमर बता रहा था कि आज साथ वाले घर से कोई औरत आई थी। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड की तबीयत अचानक खराब हो गई और ऊपर से उनके फ़ोन में बैलेंस भी नहीं था, तो वो हमारे घर आई हमसे हेल्प लेने, और अनफॉर्चुनेटली हम घर पे नहीं थे तो उन्होंने उमर से हेल्प मांगी। एंड यू नो व्हाट, उमर ने उनकी हेल्प की। आई एम सो प्राउड ऑफ माई चाइल्ड। कितना बड़ा हो गया ना हमारा बेटा। हाँ देखो कितना बड़ा हो गया हमारा बेटा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनका पता लेने जाना चाहिए? हाँ इमरान, कहते तो तुम ठीक हो, हमें चलना चाहिए उनकी तरफ। चलें, चलो चलते हैं। बैठो बैठो बेटा, तशरीफ रखो। अंकल कैसे हैं आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, पहले से बहुत बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। बेटा, आपके बेटे को तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है आंटी। अच्छा ये बताओ, ठंडा लाऊं कि गरम? अरे नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें तो बस बड़ों से दुआएं चाहिए। बड़ों की दुआओं से ही तो सब कुछ होता है। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमाए बेटा, खुश रहें, आबाद रहें। आमीन। एक छोटी सी फोन कॉल ला चुकी थी दो हमसायों के दरमियान इतनी बड़ी तब्दीली। दो हमसाए जो एक दूसरे को जानते तक न थे, अब छोटी सी मदद से एक दूसरे के बन चुके थे रफीक। इस वाक़े के बाद साजिदा जब भी अच्छा खाना पकाती उमर के लिए ज़रूर भेजती, जबकि दूसरी तरफ नादिया ने भी अमजद और साजिदा का रखना शुरू कर दिया अपने माँ बाप की तरह ख्याल। ये सब था छोटी सी नेकी का कमाल। हमसायों के हकूक़ के हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि कैसे एक छोटी सी नेकी ने दो हमसायों को एक दूसरे से इतना करीब कर दिया।
यही छोटी छोटी नेकियां और एक दूसरे का ख्याल रखना हमसायों के दरमियान प्यार मोहब्बत को जन्म देती हैं। मिसाल के तौर पर आजकल गली मोहल्लों में गाड़ी खड़ी करने का बहुत मसला होता है। अक्सर औकात हम अपनी गाड़ियां पड़ोसियों के दरवाजे के सामने खड़ी कर देते हैं, जिससे उनको तंगी का सामना करना पड़ता है। इससे इज्तनाब करें, क्योंकि किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप देर रात घर वापस आएं तो कोशिश करें कि गाड़ी का हॉर्न सिर्फ ज़रूरत के तहत ही बजाएं। दरवाज़ा खुलवाने के लिए घर की बेल बजाएं ताकि किसी की नींद में खलल ना पड़े। हेलो इमरान। इमरान सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। गोली टांग में लगी थी, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। कौन है ये शख्स जिसने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह तक ना की? ये हमारी गली में जो पुराना सा खंडरनुमा घर है ना, उसी में रहता है। तुम प्लीज़ उसके घर जाके उसके घर वालों को बता दो, और हाँ अकेली ना जाना, अमजद अंकल को साथ ले जाना। हाँ मैं अभी जाती हूँ। आप प्लीज़ टेंशन ना लीजिएगा, मैं जाती हूँ। हाँ ओके। जो आपकी इबादत गाहें हैं वो उसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ किया जा सकता है। कोई ऐसा मैकेनिज़्म हो कि नया कोई आपका नेबरहुड के अंदर आके रहता है तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हो, फिर उसके बाद ये है कि उसको इंटीग्रेट करें, उसके बारे में आप जानें, वो आपके बारे में जानें, आप लोगों को उसके अंदर आप ले आएँ अपने डोमेन के अंदर, सो दैट आपके अंदर वो वी फीलिंग डेवलप हो। और उसके अंदर कमेटीज़ के ज़रिए से आप ये काम कर सकते हैं। मुख्तलिफ नौजवानों की कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं, पढ़े लिखे लोगों की कमेटियाँ बनाई जा सकती हैं, जो आपके बड़े की इन्फॉर्मेंट होते हैं, जो बुज़ुर्ग हो सकता है उस एरिए का, उनके ज़रिए से आप वो कर सकते हैं। तो ये बेहतर किया जा सकता है, लेकिन इट कैन बी डन थ्रू प्लानिंग। कई सालों से एक ही गली में रहने वालों को उस दिन उस बोसीदा घर के मकीनों की हालत का इल्म हुआ जब उसके सरबराह और वाहिद कफील ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने हमसाए को डाकुओं से बचाया। आ रही हूँ। जी कौन? जी बात सुनिएगा, जरा बाहर आए। जी वो मैं सामने वाले घर से आई हूँ, अंदर आ सकते हैं? जी जरूर। जी वो दरअसल अंकल मुझसे नहीं बताया जाएगा, आप ही बताएंगे। लेकिन बात क्या है, आप बताए तो सही, क्यों परेशान है? बेटा आपके शौहर फरूक को गोली लग गई है। क्या? आप घबराएं ना, गोली टांग में लगी है और अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हॉस्पिटल से घर वापस आ जाएंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? दरअसल मेरे शौहर ऑफिस से वापस आ रहे थे और घर के दरवाजे पे ही 2 डाकुओं ने उन्हें लूटने की कोशिश की। मेरे शौहर को बचाने के लिए आपके शौहर आ गए और इसी कश्मकश में आपके शौहर को गोली लग गई। लेकिन वो किस अस्पताल में है? देखिए आप परेशान ना हो, मेरे शौहर उन्हें बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए हैं और वो उनके साथ ही हैं, उनका इलाज करवा रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, मेरा घर सामने ही है, आप आ जाइएगा। लेकिन प्लीज़ आप परेशान ना हो। बेटा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैं 2 मिनट में आया। आप प्लीज़ हौसला करें, मत रोएं। मुझे पता है हमारी गलती है और हम ही इसका हर्जाना भुगतेंगे, लेकिन प्लीज़ आप हौसला करें।
उस दिन अमजद साहब ने उसके घर की हालत और खाली बर्तन देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि उस घर के मकीन किस कस्म पुरसी की हालत में रहते हैं। उन्होंने फौरन उनके खाने का इंतज़ाम किया और इमरान और नादिया को भी बताया ताकि उनकी मदद की जा सके। और फिर कुछ दिनों बाद जी ठीक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा आपका। आपने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बीवी बच्चों का बहुत ख्याल रखा। भाई शुक्रिया किस बात का, ये तो मेरा फर्ज था और आपको हमारा नहीं हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस मौके पर जो आपने हमारे लिए किया वो तो कोई सगा भी नहीं करता। बेटा शुक्रिया के साथ हम आपसे माफ़ी भी मांगने आए हैं। अरे नहीं नहीं अंकल, माफ़ी किस बात की? भाई माफ़ी इस बात की कि एक ही गली में रहने के बावजूद भी हमें आपकी ज़रूरियात का पता ही नहीं लगा। अपनी खुशियों और अपनी ज़िंदगियों में इतने गुम हो गए कि आप लोगों की ज़रूरियात को देख भी ना पाए। नहीं नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का बड़ा करम है। काश बेटा हम भी आप जैसे होते और हर वक्त आपकी तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते, मगर कुछ फ़र्ज हमारा भी है। और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हारे घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है और तुम्हारे ठीक होने से पहले पहले तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त मैं करवा लूँगा। और हाँ, अब तुम लोगों के बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। कल मैं खुद जाके तुम लोगों के बच्चों का एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में करवाऊंगी। ओहो, घर की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, लगता है मुरम्मत होने वाली है। मेरे बेटों ने मुझे उम्रे के लिए पैसे भेजे हैं। उम्रा तो मैं अदा कर चुकी हूँ। अल्लाह के घर की ज़ियारत से ज़्यादा ज़रूरी इंसान की मदद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत शुक्रिया चाचा। बेटा हमारा शुक्रिया अदा करने की बजाय अल्लाह का शुक्रिया अदा करो जिसने हमें ये तौफीक दी कि हम एक दूसरे के काम आए। फिर भी चाचा जी आपका शुक्रिया। अरे आप इतना शुक्रिया करके हमें शर्मिंदा ना करें। मेरे आका ने शाह फरमाया कि वो बेहतरीन शख्स है कि जो अपने पड़ोसियों को राहत देता है। वो बेहतरीन शख्स है कि जिसकी ज़बान से और हाथ से उसके पड़ोसी महफूज रहते हैं। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, पूरी कायनात चाहती है कि अल्लाह से मोहब्बत करे, तो कुरान ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए नबी इस्लाम इनसे कह दीजिए कि ये मेरी इत्तबा करें यानी रसूल की, तो अल्लाह इनका दोस्त भी बन जाएगा, अल्लाह ताला इनकी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो पड़ोसी के हकूक़ का ख्याल रखें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। हमसायों के हकूक़ अदा करने से मुआशरा निहायत खूबसूरत हो जाता है। पूरा मोहल्ला एक घर की मानंद हो जाता है। एक दूसरे का ख्याल रखने से कई मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अगर हम ऐसे ही अपने इर्द गिर्द घरों पर नज़र रखें तो उनकी मदद की जा सकती है। और हाँ, याद रखें, मदद सिर्फ माली ही नहीं बल्कि इखलाकी मदद भी की जा सकती है। इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपने हमसायों का रखेंगे बहुत ही ख्याल। जल्द ही एक और सबक आमूज़ हकीकत आपके सामने लेकर आएगी टीम हकीकत। तब तक के लिए मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।